Hello boys and girls, hello MBA world, hello MBA aspirants. So we are here and हम आपके लिए लेके आए सिद्धार्थ को. Siddharth is an ideal candidate, an ideal student you want to be. Why so? Because सिद्धार्थ है IIT रुड़की के एलुमनाई सबसे पहले, and then IIT रुड़की में उन्होंने भी सोचा कि यार MBA करते हैं, IIM की तरफ जाते हैं, and he successfully cracked IIM Ahmedabad. So a guy from IIT Roorkee and IIM Ahmedabad. He graduated last year and he has explored the world of consultancy and now on the way to explore other opportunities. तो चलिए जानते हैं सिद्धार्थ के बारे में कि सिद्धार्थ और क्या क्या करते हैं मेजर मेजर एग्जाम्स फोड़ने के अलावा. तो सिद्धार्थ, जस्ट गिव अ ब्रीफ अबाउट योरसेल्फ. Thank you, sir. Thank you, Physics Wala, for offering me this opportunity to, come and address students of Physics Wala regarding CAT preparation module. Apart from exams, I think my 90% of my free time gets involved in making memes, listening music and watching Netflix. और जो बाकी टाइम रहता है उसमें थोड़ा बहुत फाइनेंशियल मार्केट स्टडी कर लेता हूँ. आजकल तो क्रेज है इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक मार्केट का, तो वो थोड़ा सा इन्वॉल्व रहता हूँ उसी चीज में. तो गाइस देखो आप कि हमें लगता है कि यार अगर हम मीम्स बना रहे हैं तो टाइम खराब कर रहे हैं, है ना, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं तो टाइम खराब कर रहे हैं, बट इट इज ऑलवेज अबाउट कि आप अपने लेजर टाइम को कैसे यूज कर रहे हो सो दैट आपका जो एक्टिव ब्रेन है वापस रेडी हो सके एक रिगरस स्टडी शेड्यूल को फॉलो करने के लिए. तो पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई एंड व्हेन यू आर रिलैक्सिंग डू समथिंग व्हिच यू लव सो दैट आपका माइंड एक्चुअली में रिलैक्स कर सके. तो सिद्धार्थ आपको बताते हैं हमारी जनता के बारे में. वी हैव 1 लाख सब्सक्राइबर्स राइट नाउ एंड दीज गाइज एक्चुअली आर हियर टू नो कि सिद्धार्थ ने IIM अहमदाबाद क्रैक कैसे किया, क्योंकि कैट की जर्नी सबकी आसान तो रहती नहीं है. एंड गाइस सिद्धार्थ इज आल्सो वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर में थे और प्रिपेयर कर रहे थे कैट के लिए. और इनके साथ भी वही कहानी कि सेक्शनल्स आ रहे हैं, मिड सेम्स आ रहे हैं, एंड टर्म्स आ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज इन फाइनल ईयर प्लेसमेंट्स आ रही थी और प्लेसमेंट्स में सिद्धार्थ एक्टिवली बैठ रहे थे. तो सिद्धार्थ थोड़ा उस टाइम पे गाइड करो कि कैसे एक बच्चा अपने बैकलॉग्स को बचाए, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट ना होने, क्योंकि कॉलेज में हम लोग खूब मस्ती करते हैं, राइट. एंड आई एम आल्सो फ्रॉम IIT रुड़की, आप भी IIT रुड़की से हो. इतनी सारी चीजें वहां पे चलती रहती हैं, सो मेनी क्लब, सो मेनी एक्साइटमेंट, थॉम्स हो, कॉग्निजेंस, एवरीथिंग, राइट. तो कैसे बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना करे या फिर एंजॉय करते करते पढ़ाई साथ में कैसे मैनेज करी आपने? थैंक यू सर. मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ. तो जब तक मैं फाइनल ईयर में आया था मेरी GPA वाज 7, जस्ट 7. सही है. और मेरे को जब मैंने बोला कि मेरे को कैट का तैयारी करना है तो मेरे को काफियों ने बाय वर्च्यू की मेरी GPA कम थी तो मुझे ऐसे बोला कि अगर अच्छे कॉलेज में जाना है तो आपको एटलीस्ट 99.9 प्लस लाना पड़ेगा, और वो बहुत ही डिफिकल्ट है इतने कम टाइम फ्रेम में प्रिपेयर करके आने में. तो उस माइंडसेट से फिर मैं गया था. कैट का एक मॉक दिया मैंने, ओपन मॉक दिया जस्ट टू चेक कि मैं किधर स्टैंड करता हूँ, गेज करने के लिए. करेक्ट. और उस मॉक में मतलब मेरे को दिखा दिया कि कहाँ पे कितना पानी में हूँ मैं. कितने पानी में थे सिद्धार्थ, जरा बच्चों को बताओ ताकि इनको पता चले कि अगर ये भी अभी पानी में है तो फोड़ सकते हैं. तो मेरे फर्स्ट मॉक में 300 मार्क्स का था मेरे टाइम तो कैट. तो उस पहले मॉक में 300 में से अराउंड 90 के आसपास आए थे मार्क्स. और उसमें से अराउंड मोर देन 50% ऑफ मार्क्स हैव कम फ्रॉम क्वांट. तो आप लगा लो कि बाकी दो सेक्शंस के तो आपको डिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है कितने आए होंगे. तो गाइस सी वन मोर इंफॉर्मेशन फॉर यू कि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया VAR, CLR, DI क्वांट थोड़ा हल्का चल रहा है तो आप अभी भी फोड़ सकते हो, बिकॉज सिद्धार्थ राइट नाउ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, IIM Ahmedabad alumni, and see he also when attempted the first mock तो स्कोर नहीं आया था, but he did not give up, right? He did not give up. उसने सोचा यार नहीं ठीक है, पता चल गया, अब फोड़ेंगे. उसके आगे क्या हुआ सिद्धार्थ फिर मॉक के बाद? पहले मॉक के बाद तो मुझे रियलाइज हुआ कि भाई इंग्लिश और DILR पे तो बहुत काम करने की जरूरत है. और इंग्लिश तो मेरे को ऐसे लगता था कि ठीक ही है क्योंकि मैं 10th तक ICSE बैकग्राउंड से पढ़ा था. तो एक वो बायस था मेरे दिमाग में कि हाँ शेक्सपियर वगैरह तो पढ़ ही रखा है तो इंग्लिश में कितना ही पेन होगा. लेकिन मुझे समझ में आया थोड़ा गेम थोड़ा डिफरेंट है कि RCs में स्पीड भी चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन भी चाहिए, और VA में तो आपको ऑप्शन भी नहीं मिलती है, आपको टीटा करना पड़ता था. तो वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट गेम था. और सेकंड पार्ट DILR में तो आप जब प्रैक्टिस करने लगते हो किसी स्टैंडर्ड बुक से तो उधर प्रॉब्लम ये होती है कि या तो प्योरली DI का सेट होगा या प्योरली LR का सेट होगा. लेकिन मॉक में मैंने देखा भाई ये तो दोनों ही मिक्स होके आ रहा है. तो आप पसीने ही छूट जाते हैं अगर आप पहले जब अटेम्प्ट देते हो अपने मॉक्स के, तो उसमें तो आपको यही समझ नहीं आता कि मैं कौन सा सेट अटेम्प्ट कर रहा हूँ. और दूसरा जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये हो रहा था मेरे साथ कि मुझे लग रहा था कि मेरी हालत खराब है कि मतलब बाकी लोग जीनियस है कि इतने मार्क्स लेके आ रहे हैं. एक सेल्फ कहते हैं कॉन्फिडेंस थोड़ा सा
लूज होता है जब आप पहले अटेम्प्ट देते हो। सही बात है। और आपको कॉम्पिटेंस पे थोड़ा शक होने लगता है कि मैं अचीव भी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि हम लोग तो आईआईटी बैकग्राउंड में, तो हमें लगता है हम तो फोड़ देंगे, फिर जब रियलिटी सामने आती है तो धक्का लगता है कि ये क्या हो गया। हाँ, तो वो रैंक इतना पीछे आता है और फिर आपको लगता है कितना लंबा चलेगा ये सब प्रिपरेशन यस। का। और आईआईटी का एक बेनिफिट ये था कि अराउंड मेरे, क्योंकि मैं नॉन सर्किटल ब्रांच से था, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से था, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और एक जीपीए भी कम थी। तो एक बहुत सर्कल सा बन गया था 7-8 पॉइंटर्स का, जिनको 6-7-8 पॉइंटर्स का, जिनको पता था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काम करना नहीं, क्योंकि आती नहीं है हाँ और क्योंकि पढ़ी भी नहीं है। तो और हाँ। ऑप्शन बचता है या तो प्लेसमेंट में किसी कंसल्टिंग या डेटा साइंस फर्म कंसल्टेंसी में क्रैक डेटा। करो, यस। या एमबीए क्रैक करो। करेक्ट। गेट ऑप्शन तो वैसे ही क्लोज हो गया, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग आती नहीं है। आईएएस वाला वो तो थे ही नहीं टाइप के बच्चे, तो अपने पास करेक्ट। दो ही ऑप्शन थे। और हम्म। प्लेसमेंट में डेटा साइंस करना भी एक ऑप्शन था, एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आप अगले 6 महीने आप बैठ के डेटा साइंस पढ़ो, लेकिन फिर कोडिंग भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आप कॉम्पिटिटिव एब्सोल्युटली। कोडिंग और ये सब होने चाहिए। तो तो वो सबको फिर आपको मतलब कौन से पर्टिकुलर चीज ने बहुत डिस्टर्ब कर रखा था, मतलब जब आपने फिर फिगर आउट करना शुरू किया, एक एक करके आपने टॉपिक्स उठाए, क्वांट, वीआरसी, एलआरडीआई, तो कौन सा ऐसा सेक्शन था जिसने मतलब ट्रबल करके रखा हुआ था? बड़ा बेसिकली बताऊंगा। क्वांट में तो मेरे को ज्योमेट्री नहीं हिलती थी। ज्योमेट्री के तो अच्छा। जो क्वेश्चन आता था इनिशियली, मेरे को ऐसे लगता था कि ज्योमेट्री की वर्च्यू ऑफ आईआईटी बैकग्राउंड आपको इजीली क्रैक हो जाएगी, लेकिन वो हाँ। इतने कॉम्प्लिक, बहुत सीमिंगली इजी क्वेश्चंस भी बहुत टाइम टेकिंग हो जाते थे। तो यस क्वांट यस। में जब मैं अटेम्प्ट करता था, मेरी अप्रोच थी कि जो ऑर्डर है क्वेश्चन का वो करता जाऊं, क्योंकि ओवर हाँ कॉन्फिडेंस भी आप कह सकते हो कि मैं स्टार्टिंग में था कि मैं सारे कर लूंगा। हाँ। बाद में धीरे धीरे बाय थर्ड और फोर्थ मॉक आई रियलाइज कि थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं हम्म चलेगा मॉक में। तो इजी एरिया आइडेंटिफाई करे, जैसे अर्थमेटिक, पी एंड एल, ये बहुत हम्म इजी एरिया लगते थे क्योंकि उसमें जल्दी सॉल्व हो जाता था, कॉम्पिटेंसी थी। लेकिन ज्योमेट्री और ये वाले क्वेश्चन और पीएनसी स्पेसिफिकली हम्म कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये थोड़ा वीक हैंड। तो आई ट्राई ये करता था कि पहले जब रिवीजन कर रहा हूं तो उसमें से ये क्वेश्चंस लीव आउट कर दूं, रादर देन जस्ट हम्म टारगेटिंग देम। हम्म डीआईएलआर में तो फोकस यही था कि जो डेटा फोकस क्वेश्चंस हैं, अगर वो लकीली आ गए, जो हम्म 80-90% अगर डेटा फोकस क्वेश्चन है, तो उनको अटेम्प्ट कर लूं, क्योंकि एलआर थोड़ा हम्म वीक था। एलआर पे हम्म। ये भी रिस्क रहता था कि 15-20 मिनट्स दे दिए और कुछ भी आंसर नहीं निकल रहा, तो आपके 20 मिनट्स तो गए, कोई गेन ही नहीं है। करेक्ट। तो फोकस करता था कि स्कैन करके कि डीआई के क्वेश्चन कर लो। और इंग्लिश में तो डेफिनेटली वीए पार्ट में तो हम्म मेरे को याद है मेरा इतना एक्यूरेसी वेरी करता था, किसी मॉक में 10 में से 8 सही हो गए, और हम्म किसी मॉक में 10 में से कोई भी सही नहीं हो रहा। हम्म आपने 10 टाइम भी दिया और आपको वीए पार्ट में सही नहीं हो रहे, तो हम्म। वो एक प्रॉब्लमेटिक रहता था। अब बच्चे ये तो पूछते हैं सिद्धार्थ की, क्या ये स्ट्रैटेजी सही है कि हम मतलब रीडिंग बढ़ा दें? आपको क्या लगता है कि रीडिंग बढ़ा देनी चाहिए, या वोकैबुलरी बिल्डिंग वाली जो वर्ड पार मेक इजी वाली बुक आती है उसको लगातार पढ़ते रहना चाहिए, या फिर आई वुड सिंपली से कि भाई पीवाईक्यूज के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैट के उठाओ और उन्हीं को सॉल्व करो? तो आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क करी? ये मैंने थोड़ा सा एमबीए में जाने के बाद एक चीज लिंक करी थी कैट के एग्जाम की और इसकी यूटिलिटी की। हम्म। तो बेसिकली एमबीए में जब आप घुसते हो तो आपको हर दिन अराउंड 2 या 3 केस स्टडीज पढ़नी होती है। वो करेक्ट। एक केस स्टडी रफली आपकी 40-50 पेजेस की होती है, तो रफली हैव टू रीड अबाउट 100 ऑट पेजेस ईच डे बिफोर द नेक्स्ट क्लास। तो यस। बेसिकली वो चाहते हैं कि जब आप पढ़ रहे हो तो आप जस्ट इमीडिएटली आपको समझ आना चल जाए, क्योंकि अगर आप बहुत टाइम दोगे तो कंप्लीट ही नहीं हो पाएंगी केस स्टडीज। करेक्ट। तो जब आप आरसीज वगैरह पढ़ते हो तो आपका एक मेजर फोकस होना चाहिए कि रीडिंग स्पीड आपकी बहुत एडवांटेजियस होती है उन लोगों की जो जिनकी रीडिंग स्पीड, अगर वो बाय वर्च्यू ऑफ प्रैक्टिस रीडिंग न्यूज़पेपर्स और रीडिंग नॉवेल्स, वो रीडिंग स्पीड पे फोकस कर पाए। और सेकंड पॉइंट इज कि कितनी जल्दी वो उसे मतलब जिस्ट वगैरह इजीली कैच अप कर सकते हैं, क्योंकि वही जिस्ट कैच कर के देगा बेसिस भाई। पे क्वेश्चन आते हैं। वो पार्ट टू ऑफ द क्वेश्चन वाज कि वो नॉर्मल न्यूज़ या वोकैबुलरी में डीसी पे काम करना चाहिए, वो एक बेसिक एक इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसका मार्जिनल वैल्यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैट एग्जाम थोड़ा कम है, क्योंकि वीए सेक्शन तो स्पेशली आपकी सेंटेंस जम्बलिंग और इससे पे फोकस होता है। तो करेक्ट। स्पेसिफिकली आपको उस पे काम करना चाहिए। एक आपने एक बारी रीडिंग दे दी, दैट इज मोर देन इनफ। नाउ यू कैन जस्ट जंप ऑन टू द मॉक्स पार्ट और रिविजन पार्ट। तो बेसिकली सिद्धार्थ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि रीडिंग हैबिट में तो आपको आना ही पड़ेगा, बिकॉज बाय हुक एंड क्रूक अगर आप क्वांट, एलआरडीआई, फोर्ड के और किस तरह कैट की कट ऑफ पार करके एमबीए में पहुंच भी गए, पर अगर आप एमबीए को सीट को जस्टिस देना चाहते हो तो आपकी रीडिंग एंड क्विक रीडिंग विद द क्रक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज जब आप उस कोर से पहुंचोगे तो भी डिफिकल्टी आएगी। एंड अल्टीमेटली द मोर यू रीड यू विल गेट एन आइडिया कैसे क्रक्स पता लगता है। एंड देन ऑफ कोर्स जब आप केस स्टडीज पढ़ते हो तो उसमें थोड़ा सा
आपके पास डेटा स्टैटिस्टिक्स आता है, दैट इज वाई LRDI इज देयर, राइट? ताकि आप उसको पढ़ के फटाफट आप चार्ट्स को पढ़ के समझ सको व्हाट वाज हैपनिंग थ्रू आउट इन दैट पर्टिकुलर टेन्योर इन द कंपनी और इन द केस स्टडी व्हाट वाज हैपनिंग। तो दैट इज वाई ऑल दीज थिंग्स आर टेस्टेड इन द एग्जाम। तो वो आपको एकदम इसलिए जो कैट पेपर इस तरीके से सेट किया गया है। तो आपने सिद्धार्थ क्या किया था फिर? आपने रेगुलर रीडिंग स्टार्ट कर दी थी व्हाइल यू आफ्टर द मेरे फर्स्ट मॉक? फर्स्ट अटेम्प्ट में तो, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था कैट का, तो उससे पहले मैंने कुछ 10 मॉक दिए थे। अच्छा। उन 10 मॉक्स में मैंने ज्यादा शफलिंग नहीं करी थी। मैं हम्म एक बायस माइंडसेट से बोलूंगा, बायस माइंडसेट से हम्म गया था कि मैं क्वांट में अच्छा कर लूंगा, तो मुझे इंग्लिश हम्म और DILR पे फोकस करने की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं अगर DILR को लो से एवरेज ले आया, वो मेरे लिए सक्सेस है। और हम्म इंग्लिश अगर मेरा एवरेज ही चल रहा है, आई एम मोर देन हैप्पी। ओके। लेकिन ये लेकिन ये सब उल्टा पड़ गया जब 2017 के पेपर में, इफ यू गाइस नो अबाउट इट, कि हम्म 2017 में क्वांट सेक्शन बहुत ही इजी आ, तो वहां हम्म पे आपको कोई रिलेटिव एज मिली नहीं, और विद हम्म एवरेज कोर्स इन इंग्लिश और DI आपकी परसेंटाइल भी इतनी मूव करी नहीं। फॉर बैकग्राउंड, करेक्ट। मेरा 99.25 था विद 90 प्लस स्कोर इन क्वांट दैट हम्म ईयर, मतलब हम्म स्कोर वाइज, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था परसेंटाइल पे। हम्म तो हम्म जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा था VRC। सेकंड अटेम्प्ट में आई मेड इट अ पॉइंट कि जब मैं हम्म VRC अटेम्प्ट करता हूं, तो आई शुड ट्राई टू थिंग्स। फर्स्ट इज की हम्म शुड ट्राई डिफरेंट रीडिंग ऑर्डर। For हम्म example, in some of the mocks, I tried doing VA first, then RC हम्म second. In some of the mocks, I tried to do small RCs first, then move on to VA, and then move on to the large RCs. हम्म ये सब स्ट्रैटेजी आपकी पर्सनलाइज होगी, क्योंकि हर इंसान का अपना एक तरीका होता है चीजें पढ़ने का और सॉल्व करेक्ट करने करेक्ट। का। तो ये स्ट्रैटेजी आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी थ्रू मॉक्स। मेरे लिए जैसे जो VARC में एक चीज काम करी थी, आई थिंक वो पता नहीं कितनी रेलिवेंट होगी। मैं पहले पेन नहीं उठाता था VARC में, आई जस्ट यूज टू रीड एंड देन मार्क टिक मार्क द आंसर. What really ओके। worked for me was that if I'm able to, pinpoint central idea in each paragraph and write like हम्म 1-2 words हम्म इन माई पेपर, कि मेरे को एटलीस्ट एक मेंटल थॉट मेरा बना रहे कि ये स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन ऐसा है, हर हाँ। पैराग्राफ का एक सेंट्रल आइडिया ABCD है। तो करेक्ट जब मैं करेक्ट। वापस भी आऊंगा, तो मेरे को आइडिया हम्म लगेगा कि सी का क्वेश्चन सी से ही आया होगा, बी और ए से कोई लिंक नहीं है। वरना नहीं तो उसी करेक्ट। टाइम में आपका लगा रहेगा कि ए और बी से तो नहीं पूछ रहा क्वेश्चन, या फिर वो डी से तो हाँ। नहीं पूछ रहा। तो एक बेसिकली गाइस कंसेप्ट। सिद्धार्थ राइट नाउ इज टॉकिंग अबाउट एक्टिव रीडिंग। जैसे आप लोग सिद्धार्थ बच्चों का ना क्या, सॉरी टू कट यू हियर, बच्चों का बार बार एक क्वेश्चन आता है कि सर मैं पैसेज पढ़ रहा होता हूँ, 2 पैराग्राफ के बाद मुझे याद आता है कि यार मैं पढ़ के रहा था, मैं भूल गया, वो वापस पीछे चले जाता है। तो जो सिद्धार्थ बता रहा है ना अभी आपको वो टेक्निक, कि वो हर पैसेज के बाद उसके दिमाग में चल रहे सबकॉन्शियस माइंड में कि आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट पैराग्राफ वो उसके कीवर्ड को लिखेगा। तो इससे क्या होगा कि सिद्धार्थ ऑटोमेटिकली पैसेज के साथ हमेशा बना हुआ है। कभी ऐसा नहीं होता कि सिद्धार्थ भूल गया कि उसने फर्स्ट पैराग्राफ में क्या पढ़ा था। और once you write down all the 4-5 points of 4-5 paragraphs, the primary purpose of the passage बहुत क्लियर हो जाएगा सिद्धार्थ को, राइट? एंड बेसिक बेसिक चीजें जब सिद्धार्थ को देखनी होंगी, कि जब लेट अस से हमारे पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा, तो वो सीधा उसी पैराग्राफ पे जा सकता है। राइट सिद्धार्थ? दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? करेक्ट। एंड इट्स वेरी बेनिफिशियल व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा और आपने उस पर लेट से 10 मिनट स्पेंड करे, अच्छे बड़े पैराग्राफ। आपका सेंट्रल आईडी का एक क्वेश्चन आता ही आता है, किसी भी फॉर्मेट में है, करेक्ट। आपका एक क्वेश्चन आता है, तो आप इमीडिएटली उसको टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके दिमाग में क्लैरिटी है। सेकेंड यस। इज कि आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के होते हैं, अगर आपको वो लाइन मिल गई तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या पूछ रहा है। और कुछ क्वेश्चन होते हैं एनालिटिकल फॉर्म के। तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्टार्ट करो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से, डायरेक्टली एनालिटिकल पे जंप करने का सेंस नहीं, क्योंकि एक्यूरेसी वीक हो जाती है। तो जब आप रीड कर रहे हो, तो इनफैक्ट चॉइस ऑफ क्वेश्चन जो आप पहले अटेम्प्ट करते हो, वो भी बहुत डिपेंड करता है। फर्स्ट रीडिंग के बाद ट्राई टू गो फॉर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, क्योंकि उसमें बहुत हाई एक्यूरेसी रहेगी। व्हेन यू आर रीडिंग फॉर द करेक्ट। सेकंड टाइम, देन यू शुड मूव ऑन टू द एनालिटिकल। तो ये सिद्धार्थ ने आपको काफी आरसी के बारे में काफी सारी चीजें बता दी हैं, एंड आई गेस नाउ यू नो व्हाट स्ट्रेटजीज वर्क फॉर हिम, राइट, व्हेन इट कम्स टू आरसी। ठीक है। तो ये तो सिद्धार्थ हो गई काफी हमारी आरसी को लेके बात। आपने हमको ये भी बताया कि आप ज्योमेट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू क्वांट, राइट? तो क्वांट में जो ज्योमेट्री वाली चीज आपका इशू चल रहा था, फिर उसको कैसे कॉप अप किया आपने? आई थिंक वो थोड़ा मेंटल कंडीशनिंग वाला पार्ट था। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट आई हैव टू टेल माई सेल्फ कि आई एम नॉट गुड एट ऑल थिंग्स। तो ये तो यस। एक साइकोलॉजिकल वे से आप कंडीशन करते हो एग्जाम देने से पहले, ताकि हम्म आपका थोड़ा एक रियलिटी टच रहे। द सेकेंड पार्ट इज कि आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हो कि मैं फर्स्ट, जब आप, वो एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप पहले सारे क्वेश्चन स्कैन करने ही करने हैं। हम्म अगर आप वो नहीं कर रहे, तो ऑटोमेटिकली आप किसी टफ क्वेश्चन में फिक्स हो जाओगे। यस। कमिंग टू द ज्योमेट्री स्पेसिफिक पार्ट, अगर ज्योमेट्री बहुत ही ब्रॉड टर्म है, तो अगर मेरे को ट्रायंगल वाला सेक्शन मेरा अच्छा पार्ट कवर्ड है, तो मैं ट्रायंगल स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन आ जाता, तो मैं वो तो करता रहता था।
या फिर एरिया स्पेसिफिक, जो ये सर्कल्स और इनके बीच में मल्टीपल फिगर्स वगैरह आ जाती थी, सर्कल ट्रायंगल के जो फिगर जोड़ के जहाँ कंस्ट्रक्शन करना पड़ जाए कुछ एग्जैक्टली तो वहां पे मैं इधर कैलकुलेशन इंटेंसिव समझ के छोड़ देता था, या फिर अगर कोई एंगल या कोई डिस्टेंस पूछ लिया गया कि एक सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करी गई है और 90 डिग्री एंगल पे समथिंग लाइक दैट, तो मुझे लगता था बहुत टाइम टेकिंग है और इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है। तो मेरे को अपने आप को एक कंडीशनिंग थी कि मेरे को ईगो नहीं मेरी क्लैश हो रही, अगर मैं छोड़ देता हूँ। पहली बात तो यही होता था आईटी मतलब जो होते कि मतलब मैं ये करके ही रहूंगा पेपर में, तो वो एक कंडीशनिंग थी कि नहीं भाई कि मतलब पेपर में मार्क्स लाना अलग चीज है और क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि उस क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे को एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिल नहीं रहे। यस सब क्वेश्चन के सेम मार्क्स है, तो मेरा मार्जिनल एडवांटेज नहीं है उस क्वेश्चन को सॉल्व करके, तो ये कंडीशन करके मैंने उसे स्किप करना चालू किया, जो बहुत टफ था इनिशियली, क्योंकि उस वक्त आपको लगता था ये मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा। तो ये बहुत सारे बच्चों के साथ अभी भी होता है, दोज हु आर गुड इन मैथ्स, स्पेसिफिकली आईआईटी एनआईटीएस जो हमको मिलते हैं, या मैथ्स ऑनर्स वाले भी जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, उन लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ना बड़ा डिफिकल्ट है। आप ना बस मॉक में सबसे पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट डाल दो, बच्चा उसी में 4-5 मिनट खराब कर देता है, एंड देन द एंटायर पेपर इज अ वेस्ट, बिकॉज 40 मिनट हो चुके हैं अभी सिद्धार्थ, है ना, और 22 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप 5 मिनट खा गए, आपके पास 35 मिनट बचे और 22 क्वेश्चन अभी भी, नाउ यू कम डाउन टू 1.5 मिनट पर क्वेश्चन, विच इज ऑफ कोर्स it becomes impossible, right? फिर 15 करने भी टफ लगने लगते हैं। तो बिल्कुल सही चीज बोली है सिद्धार्थ ने कि भाई आप समझ के बैठो कि आपका ईगो क्लैश नहीं करना चाहिए, आप वहां सारे क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं गए हो। इट इज अ सिलेक्टिव एग्जाम, यू हैव टू सॉल्व 50-60% ऑफ द पेपर विद 100% एक्यूरेसी, तो भी हो जाएगा, और 70-80% कर दोगे विद 80-90% एक्यूरेसी, तो भी हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स कि व्हाट क्वेश्चंस आर यू चूजिंग। किसी भी चीज को उस समय ईगो में मत लो। लुक एट द वर्ड सिद्धार्थ इज मेंशनिंग कि उसको कोई मार्जिनल मार्क्स एक्स्ट्रा तो मिलने नहीं वाले हैं, राइट? सो सेम थिंग यू हैव टू आल्सो टेक केयर कि भाई हर क्वेश्चन है तो 3 नंबर का ही, ठीक है? तो जुडिशियली टाइम स्पेंड करो। अगर एक क्वेश्चन आपको 20-30 सेकंड्स में 3 नंबर दे रहा है, तो डू दैट रादर देन स्पेंडिंग 2 मिनट्स एंड गेटिंग 3 मार्क्स, राइट? तो LRDI पे चलते हैं। वर्बल में सिद्धार्थ ने आपको बता दिया, एंड ऑल्सो अबाउट क्वांट, जो एरियाज में वो लैक कर रहा था। एंड सी नोटिस कि जो क्वांट में अच्छे भी हैं, आप भी किसी पर्टिकुलर सेक्शन में लैक कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि यार मैं तो क्वांट में अच्छा हूँ, सारे बन जाना चाहिए मेरे से, नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। तो सिद्धार्थ, LRDI में हाउ टू चूज सेट, मतलब जब पहली बार आपने मॉक लगाया होगा तो आपको भी समझ नहीं आएगा, आप रैंडम किसी भी सेट के साथ भिड़ जा रहे होगे, है ना? ओवर द टाइम आपने कुछ पढ़ाई करी होगी, प्रैक्टिस करी होगी, फिर आपने मॉक टेस्ट लगाए, तो आपको कैसे पता चला कि यार मेरा ये सेट अच्छा है या ये सेट खराब है? विद द मॉक्स डिड यू गेट दैट? मॉक्स से एक फायदा हो जाता है कि आप जब मॉक्स दे रहे होते हो तो आपको विद इन इंट्यूशन पावर मैं बोलना चाहूंगा उसको सेंस में कि व्हेन यू हैव गिवन सो मेनी मॉक्स, व्हेन यू हैव ट्राइड सो मेनी क्वेश्चंस, तो ऑटोमेटिकली व्हेन यू टच अपॉन अ क्वेश्चन विद इन 5 मिनट्स यू गेट अ फीलिंग कि दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, आई नीड टू लीव इट एंड मूव ऑन टू अनदर सेट। क्योंकि डिसेप्टिवली इजी क्वेश्चंस बहुत आते हैं कैट में जिसमें आपको लगेगा ये इजी सॉल्वेबल है और आप उस पर अराउंड 15-20 मिनट्स खर्च कर दोगे, और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिसेप्टिवली बहुत ऐसे टफ लग रहे होंगे, और बाय वर्चू जब आप बाद में किसी के साथ डिस्कस करोगे पेपर के बाद तो आपको रियलाइज होगा अरे ये तो बहुत आसान था, ये कर लेना चाहिए था रादर देन वेस्टिंग टाइम। तो उसमें भी एक एलिमेंट है ईगो क्लैश का, और ये उधर भी ज्यादा डीएलआर में एक VARC का हैंगओवर चल रहा होता है आपका कि आपने आपका कैसा गया, एक आपको उसको टैकल करना है। सेकंड पॉइंट इज कि जब आप मैं एग्जांपल देता हूँ, कैट 2018 में मैं अराउंड 15 मिनट 16 मिनट तक मेरा एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं था पेपर में, एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं था, और उस वक्त आपका वो पैनिक बटन ऐसे दब सा जाता है कि अब मेरे को फटाफट कोई करने। और इस सेक्शन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप टाइम नहीं दोगे तो वो निकलेगा नहीं। आप अगर इस फोकस से चलोगे मेरे को स्पीड 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 करनी है, स्पीड का कोई मार्जिनल रिलेवेंस ही नहीं है इसमें, क्योंकि आपको मेंटल कंडीशनिंग ऐसे करनी पड़ेगी कि मेरा टारगेट होना चाहिए, अगर 4 सेट आ रहे हैं पेपर में तो मेरा टारगेट होना चाहिए कि मैं 2 अगर अच्छे कर गया तो मेरे लिए बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा मैंने अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर मैं एक कर गया विच इज अगेन गुड, क्योंकि पेपर के टाइम पे आपको एक चीज और टेक केयर करनी है कि डीएलआर का हैंगओवर आपका क्वांट में ना जाए। वो आपका मॉक से ही मेंटल स्ट्रेंथ होगा कि अगर आप, क्योंकि पेपर के बीच में आपको लगेगा आपके लिए टफ है, लेकिन आपको ये समझाना पड़ेगा बार बार ये मेरे लिए नहीं है, 95% जनता के लिए टफ सबके लिए टफ है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो भाई सिद्धार्थ आपको बता रहे हैं कि भाई LRDI में ऑफ कोर्स, बिकॉज एक सेट खोलने के बाद आपके पास सीधा 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं, राइट? तो ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम, राइट? ऐसा नहीं है कि आप 4 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाएगा। लाइक ही इज मेंशनिंग कि 15 मिनट में उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं बना था। ऑफ कोर्स, बिकॉज वो एक सेट के साथ लगे हुए थे, राइट? जैसे ही सेट खुल जाएगा अगर कोई, तो 4-5 क्वेश्चन लगातार हो जाएंगे आपके।
तो इस चीज को आपको नोटिस करते हुए चलना है कि ट्राई टू एम फॉर 2 सेट्स और रादर स्टार्ट विद 1 सेट, कि भाई एक सेट खोलेंगे, सारे के सारे सही करेंगे एक्यूरेसी के साथ, देन मूव टू द सेकंड सेट, राइट। अगर आपने 2 सेट कर दिए, 60 में से 30 आ गया, गाइस आप 99 परसेंटाइल बाहर हो, तो आप समझो। एंड ऑफ कोर्स विद दिस इंट्यूशन एंड गट फीलिंग आपको तभी आने लगेगा जब आप मल्टीपल, या तो मॉक टेस्ट में या वैसे मल्टीपल सेट्स आप अटेम्प्ट कर लोगे। अदरवाइज आपको देख के नहीं पता चलेगा कि यार ये आसान है या टफ, क्योंकि यहाँ पे जो दिखता है वो होता नहीं है। लाइक सिद्धार्थ इज मेंशनिंग, कुछ क्वेश्चंस आपको लगेंगे सेट लगे यार ये तो बहुत आसान है, और जब उसमें जाओगे तो कुछ डेटा मिसिंग होगा, वो कभी आउट ही नहीं कर पाओगे, आप फंस जाओगे, हिडन लाइंस होंगी। और कुछ आपको लगे यार इसमें तो बहुत सारा डेटा है, ये कैसे होगा, पर सारा का सारा डेटा वो दे ही रखा था, तो इजीली सॉल्व भी हो जाता है। तो अगेन प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, राइट। काफी प्रैक्टिस आपको लग जाएगी, राइट। ये तो आपको मेरे ख्याल से सिद्धार्थ अराउंड, इफ दे आर टारगेटिंग, मेरे को लगता है कि कुछ आरसी और एलआरडीआई के सेट्स कम से कम अराउंड मोर देन 60-70 तो करके ही जाए, नहीं तो मजा नहीं आएगा, है ना। आप ऐसे ज्यूम कर लो कि अगर आप 6 7 मंथ्स का आप प्रॉपर टाइम पीरियड मान लो, जब अब एकदम आपका तैयारी ठीक हो गया और अब आप प्रैक्टिस मोड में हो, तो ऑन एन एवरेज हर मंथ में 4 अब वीकेंड होते हैं, तो 24 तो मॉक्स आपके ऑटोमेटिकली वैसे ही बन गए। एब्सोल्युटली। तो 24 मॉक भी अगर आप ठीक से करते हो, करते और हो, इनफैक्ट और डीएलआर का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको पता है कि आपके पेपर में 30-40% पेपर सॉल्व होगा पेपर के टाइम पे, तो 60% पेपर तो आपके लिए एक तरीके से प्रैक्टिस सेट ही है एग्जाम के बाद बैठ के करने के लिए। कि आप ऐसे मत सोचो कि वो जो 60% नहीं हुआ उसको छोड़ ही देना है, उसको भी अगर आइडेंटिफाई कर पाओगे तो आपको गलतियां पता चलेंगी कि ये वाला सेट इंपॉर्टेंट था, ये कर सकता था मैं, वो रियलाइजेशन आपको मॉक एनालिसिस में होगी। एब्सोल्युटली। तो मॉक एनालाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सोचोगे 20 क्वेश्चन जो आपके एलआरडीआई में आ रहे हैं, आपके अगर उसमें 8 बन रहे, तो हताश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, आपने अच्छा किया है। और बाकी 12 को एज अ प्रैक्टिस आपने करना है, ताकि एनालाइज कर सको। मेरे ख्याल से पेपर के बाद ये चीज भी एनालाइज होगी कि यार मैंने क्या पेपर के टाइम पे उस मॉक टेस्ट के दौरान सही सेट चूज किया कि नहीं किया। अगर मेरे को लगा पेपर के बाद प्रैक्टिस करते यार ये आसान था, तो मतलब मेरी अभी भी थिंकिंग या सिलेक्शन ऑफ सेट जो है वो अच्छा नहीं जा रहा है, उसको बेटर करना पड़ेगा। तो ऑल दीज थिंग्स अबाउट ईच एंड एवरी सेक्शन। तो सिद्धार्थ, दी डे एक्सपीरियंस, जब आप एंटर कर रहे थे, यू गेव 2 टाइम्स, राइट। फर्स्ट टाइम आपका 99.2 था, तब आपको कहाँ से कॉल आया था? तब मेरे को आई एम इंदौर और आई एम कोझीकोड से आया था इंदौर कॉल। और कोझीकोड से कॉल आ गया था। एंड सिद्धार्थ का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी उसने बता दिया है। आईआईटी रुड़की अराउंड 7 CGPA, राइट। एंड देन नेक्स्ट ईयर व्हेन यू गेव इन 2018, व्हाट वाज द स्कोर? 99.95। 99.9 देन, राइट। एंड देन तो आई गेस सबसे कॉल आ ही गया होगा फिर आपको, कॉल राइट। सबसे आ गया था। राइट, तो फिर 99.9 पे, even with 7 CGPA, 7.5 CGPA, you can also expect the call from all the blackies and all the good IIMs, of course, right? But of course, after that also there is a separate journey, right? तो सिद्धार्थ knows about that, उसके लिए फिर कभी हम सिद्धार्थ को पकड़ेंगे, right? Disturb करेंगे about what happens in the interview and everything. But सिद्धार्थ, फाइनल वर्ड्स फॉर देम एंड द डी डे एक्सपीरियंस, कि आपने अपने आप को कैसे काम रखा, क्योंकि पैनिक बटन पेपर के दौरान बहुत बार बचता है। वेदर गोइंग फ्रॉम वन सेक्शन टू द अदर सेक्शन, वेदर विद इन द सेक्शन जब आपसे 5-6 मिनट का भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, या एक के बाद एक क्वेश्चन क्वांट में आप स्किप करते चले जाते हो। तो हाउ टू टैकल दैट फाइनल पैनिक बटन मोड एंड डी डे एक्सपीरियंस? तो एक्चुअली जो डी डे आपका एक्सपीरियंस रहेगा ना, वो उसमें काफी फैक्टर्स ऐसे होंगे जो आपके कंट्रोल में नहीं होंगे। आपका सेंटर का एम्बियंस कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने फर्स्ट टाइम कैट दिया था, तो मेरा VARC सेक्शन हो रहा था, तो जो इन्विजिलेटर था वो बिल्कुल मेरे आगे बैठा हुआ था, एंड ही वाज कॉन्टिन्यूसली टॉकिंग, तो विच समहाउ इंटरफेयर्ड विद माय कंसंट्रेशन। तो कई फैक्टर्स होंगे जिनको आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तो आपको पहले ही अपने माइंड में थोड़ा सा ऐसे कंडीशनिंग करनी पड़ेगी कि आपने अपना बेस्ट दे दिया। अब पेपर के टाइम पे आपको ऑप्टिमाइज करना, जो भी कंडीशंस होंगी उसमें आपको मतलब मैक्सिमम स्कोर करना है। कोई मतलब अगर T20 का मैच आपको पता चल गया पिच खराब है, तो आप ऐसे नहीं सोचोगे कि मेरे को 200 मारना है, आप 130 पे भी डिफेंड कर सकते हो मैच। तो उस तरीके से आपको एक कॉन्टिन्यूअस ऑप्टिमाइजेशन आपका पेपर के टाइम पे चलता रहेगा। सेकेंड अटेम्प्ट जब मैंने दिया था, तो मैंने यही चीज करी थी कि मेरे अगर पहले 10-12 मिनट में क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, तो मेरे को एक फेंट आइडिया लग गया था कि पेपर एक्चुअली में टफ है। क्वांट में जब मैंने क्वांट का जो 2018 का पेपर था वो बहुत टफ था एज कम्पेयर टू 2017 पेपर, तो जब 10 मिनट में नहीं आए तो मुझे एक हिंट मिल गया था कि पेपर एक्चुअली में टफ है। तो रादर देन गोइंग फॉर लाइक मल्टीपल नंबर ऑफ मतलब अटेम्प्ट्स एट क्वेश्चन, आई शुड सिलेक्ट ओनली सिलेक्टिव फ्यू एंड फोकस ऑन गेटिंग 100% एक्यूरेसी इन दैट।
तो वो आपको डी डे पे आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन पहले से सेट नहीं है, आपको पता नहीं है पेपर सेटर ने कहाँ का इजी क्वेश्चन छोड़ रखे हैं एग्जाम में। तो एब्सोल्युटली अगर आप पहले 2 क्वेश्चन देख के आपको लग रहा है कि पिच बहुत डार्क बहुत टफ है, तो ऐसा नहीं है, कि हो सकता है कि 10-12 क्वेश्चन के बाद इजी बॉल्स भी होंगी, उस पर आप स्कोर कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्कोर हो जाएगा। और गेम वही है, सिलेक्शन वाली जो आपने बोली, कि अगर आप करेक्ट। राइट सिलेक्शन कर जाते हो तो 50% ऑफ जॉब इज डन। यस। तो गाइस देखो भाई, सिंपल सी कहानी है। नाउ व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज कि भाई आप पेपर में कर रहे हो, एक तो पैनिक बटन को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि आपको नहीं पता कि पेपर आसान है कि टफ है, राइट? ही हैज गिवन कैट 2 टाइम्स, सो ही इज एबल टू एनालाइज कि यार ये पिछली बार से टफ है या आसान आया है, पिछली बार की कट ऑफ के हिसाब से इस बार की कट ऑफ ऊपर जाने वाली है कि नीचे जाने वाली है। बट इफ यू आर अ बिगिनर, आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो, तो आपके पास इतना लिबर्टी नहीं है। तो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज कि आपका पैनिक बटन आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो पेपर ही टफ आया, इसलिए आपसे नहीं बन रहा, और आपसे नहीं बन रहा तो शायद किसी से भी ना बन रहा हो, कट ऑफ भी ऑटोमेटिकली नीचे जा सकती है। तो कभी भी ऐसा मत हो जाए कि यार 2-3 नहीं बने तो आप जबरदस्ती का अटेम्प्ट करने लग जाओ कि यार अब तो फिर करने लग जाता हूँ मैं, बने तो है नहीं, शायद तुक्का ही भिड़ जाए। तो ये तुक्का तो कभी भिड़ने वाला है नहीं। तो आइडियली यू जस्ट वेट, वेट फॉर द राइट क्वेश्चंस, हंट फॉर द राइट क्वेश्चंस, स्टार्ट सिलेक्टिंग क्वेश्चंस, एंड जितना भी करो अपना सही से करो। आगे चीजों को कैरी फॉरवर्ड करके मत जाओ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका स्लॉट या उस साल का वो पर्टिकुलर सेक्शन एक्चुअली में टफ आ रहा हो, ऑटोमेटिकली कट ऑफ नीचे चले जाएगा। आपके लिए हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है, पिच खराब है आपके लिए तो सबके लिए होगा, अपोनेंट टीम के लिए भी होगा, राइट? तो अकॉर्डिंगली प्ले, राइट, एंड नेवर हिट द पैनिक बटन। मेहनत करो एंड फॉरगेट अबाउट व्हाट्स गोना हैपन। जस्ट जितना भी आपने सीखा है पूरे साल में, उसको वहां जाके अच्छे से अप्लाई करना है, राइट? इधर उधर की मिथ्स में नहीं आना कि 7 CG पे है तो अब तो कभी कॉल आएगा ही नहीं, राइट? ही सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू and he has got called from all the angles, even at 99.2 percentile he got the calls, 99.9 पे तो स्कोर फिर ऑटोमेटिकली आ जाता, आना ही था। तो that was Siddharth and his insights about the day experience, how he cope up with all the 3 subjects. So thank you Siddharth for being a part of this video and helping the students out there, and hope they also clear, and जहां आप आज बैठे हो वहां पे कल हम इनसे बातें कर रहे हो और ये हमको अपने insights बता रहे हो। तो थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक्स अ लॉट। एंड सो दैट्स इट स्टूडेंट्स फॉर टुडे। और मिलते रहेंगे, और चीजें हम लोग आपके लिए ऐसे लाते रहेंगे ताकि आपको पता चलते रहे कि एक्चुअल कैट एग्जाम कैसा है और कितना आपको स्कोर करना होता थैंक यू सर। है। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय।